ओके जी, दिस इज पेज नंबर 649, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 64। और ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है और ये वो वाला क्वेश्चन है कि जो मैंने अटेम्प्ट किया था। तो देखते हैं जनाब, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यासिर लिमिटेड एंड बिलाल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। लें जी, ये 30 जून 2016 के लिए आपके पास उसने डाटा दिया हुआ है और डाटा बहुत मज़े का है। इसमें 2-3 ट्रिकी पॉइंट्स हैं। उन 2-3 ट्रिकी पॉइंट्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पूरे के पूरे क्वेश्चन में। बाकी तमाम चीज़ें आसान है, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखना है। ठीक है जी। तो कहते हैं जनाब एसेट्स वाली साइड, और बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह बना हो कोशिश कीजिए वैसे ही बना दिया करें। जैसे कि इससे पिछली अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, एग्जांपल नंबर 63 की गैलेक्सी लिमिटेड वाली, तो उसमें देखिए उन्होंने सिर्फ शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह उसने ये बताया हुआ है। ओके, तो आपने उसको जब रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो आपने सिर्फ यही चीज़ें बतानी है। ठीक है, पेज नंबर 647 पे अगर आप देखें तो एनीवेज अब यहाँ पे उसने पूरी की पूरी आपको बैलेंस शीट बना के दी है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के नाम से, इक्विटी एंड लायबिलिटी के नाम से। तो हमें प्रॉपरली ये सारी की सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं जी एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट आपके पास गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास गिवन है, तो नेट एसेट्स आपके पास वाईएल और बीएल दोनों के आगे हैं। इसके आगे जनाब इन्वेस्टमेंट इन बीएल है, 675 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है बीएल में, और लोन दिया गया है बीएल को 16 मिलियन का। मुझे ज़रा बताइए कि जो लोन दिया जाता है सब्सिडरी को, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? कैंसिल कर देते हैं। लोन को हम लोग क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। लोन जो सब्सिडरी को दिया जाता है, ठीक है, या सब्सिडरी अपनी पेरेंट को देगी तो हम उसको क्या कर देते हैं, जिसको हम इंटर कंपनी, इंटर ग्रुप, इंट्रा ग्रुप या इंटर कंपनी और अपना ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो ये 16 मिलियन का हमने लोन क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, कैसे ख़त्म करेंगे आगे देखते हैं, इसकी कोई अगर एडजस्टमेंट दी हो तो। कहते हैं जी स्टॉक इन ट्रेड आपके पास 160 और 150 का, करंट एसेट्स 71 और 50 के, कैश एंड बैंक जो है वो आपके पास 63 और 151 का। आगे आ जाइए जनाब, शेयर कैपिटल आपके पास 750 का और 500 का, रिटेन अर्निंग 340 और 258। देखिए बेटा ये रिटेन अर्निंग ये क्लोजिंग डेट पे है, ओपनिंग नहीं है। याद है ना, हमारे पास 5 वर्किंग्स हुआ करती थी एट एक्विजिशन, वर्किंग 2 हमारे पास थी एट एक्विजिशन और उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन। तो ये पोस्ट एक्विजिशन है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की डेट पे है, पोस्ट एक्विजिशन भी बल्कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की डेट पे है। ठीक है, तो हमारे पास ना तो एक्विजिशन और ना हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन अभी। अच्छा जी, पोस्ट एट एक्विजिशन होता तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का डिफरेंस हम लोग ले लेते पोस्ट एक्विजिशन में। अगर देखते हैं अगर नीचे गिवन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो फिर देखेंगे इन्फॉर्मेशन कोई दी होगी उस हिसाब से, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ना हमें पोस्ट एक्विजिशन गिवन हो ना हमें एट एक्विजिशन गिवन हो। तो फिर हम क्या करेंगे जनाब, फिर हम चुप करके बैठ जाएंगे अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना की गई हो तो। लेकिन बहरहाल देख लेते हैं आगे। लोन फ्रॉम वाईएल, बीएल को लोन मिला 12। देखिए बेटा अब बीएल की बुक्स में जो लोन दिया है वाईएल को वो 16 है, और जबकि वाईएल की बुक्स में जो लोन आ रहा है वो है 12। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होनी है। इसमें जो 4 मिलियन का डिफरेंस है वो कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं 4 मिलियन जाएगा। ओके, तो उसके लिए लाजमी की बात होगी कि नीचे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी इसके बारे में। देखिए जी कहता है जी ऑन 1 जुलाई 2014 वाईएल एक्वायर्ड, यानी कि आज से 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले क्या हुआ, YL acquired 75% शेयर्स ऑफ BL at 18 पर शेयर। कितने? 75% शेयर्स परचेज कर लिए थे। YL ने किसके परचेज कर लिए? BL के। ओके, तो YL क्या बन गई? पेरेंट कंपनी, और BL क्या बन गई? सब्सिडरी कंपनी। अच्छा जी, कहते हैं जी ऑन द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ BL's नेट एसेट्स वाज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉर एन ऑफिस बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड इट्स कैरिंग वैल्यू बाय 12 मिलियन। हाँ जी जनाब, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई कि फेयर वैल्यू आपकी ज़्यादा है 12 मिलियन से, लेकिन ये 2 साल पहले की बात है तो जाहिर बात है पोस्ट एक्विजिशन में इसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी हम लोग लेंगे 2 साल का। उसके बाद कहता है जी बोथ कंपनीज प्रोवाइडेड द डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, कि दोनों कंपनीज जो है वो 5% ही चार्ज करती हैं। तो हमने कहा जी ठीक है, दैट्स रियली गुड, 5% हम लोग चार्ज करवाएंगे इनको। फिर कहता है जनाब ईयर वाइज नेट प्रॉफिट ऑफ बोथ कंपनीज आर गिवन। ले जनाब जो बात कर रहा था रिटेन अर्निंग की, रिटेन अर्निंग में हकीकत में आता क्या है, रिटेन अर्निंग में आपके पास आती है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉफिट है। तो कहते हैं जी नेट प्रॉफिट उन्होंने दोनों कंपनीज के बारे में बताया और 2016 का भी और 2015 का भी। ओके, तो 2015 का भी आपके पास आ गया और 2016 का भी। अब एक्विजिशन उसने कब की थी? 1 जुलाई
14 को, ठीक है। तो लेकिन ये जो 2015 और 2016 का जो आपके पास आ रहा है, ये हकीकत में क्या है, ये आपके पास पोस्ट एक्विजिशन आ रहा है, ठीक है। एक्विजिशन तो 1 जुलाई 2014 की है, उस टाइम तो उसका प्रॉफिट नहीं बताया उसने कब का बताया, 2015 का और 2016 का 30 जून। तो 2015 2016 का जो प्रॉफिट होगा वो हमारे लिए क्या बनेगा, ये पोस्ट एक्विजिशन वाले प्रॉफिट्स हैं। तो ये दोनों मिलकर किधर जाएंगे, रिटेन अर्निंग बनाएंगे। आई एम सॉरी। इसके बाद कहता है जी, फॉलोइंग इंटर कंपनी सेल्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2016। ये सिर्फ 2016 के लिए ये मेल है, ये इंटर कंपनी जो सेल्स है। YL टू BL, यानी कि YL ने BL को कितने की चीज़ें बेची हैं, 120 रुपये की। इसमें से 20 रुपये का स्टॉक अभी उसके पास अवेलेबल है। और हमने कहा था कि अगर कोई आपको पेरेंट या सब्सिडरी, पेरेंट अगर सब्सिडरी को बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को बेचे, तो जितना स्टॉक आपके पास पड़ा होता है सिर्फ उसके ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। बाकी जो आपने बेच दिया वो तो बेच दिया ना आपने, वो तो हमारी बुक से निकल गया, ठीक है। तो 20 मिलियन का जनाब इसके पास पड़ा हुआ है। 30% ऑन कॉस्ट, जो पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है, यानी कि जो वर्किंग 5 में जाएगा, वो कौन सी अमाउंट जाएगी, वो 30% ऑन कॉस्ट है। तो 30% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि ये हकीकत में ये जो 20 है, ये हकीकत में किस पे है, ये 130% पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से इसका हम 130% लेके और उसमें से फिर हम इसको कॉस्ट पे लेके आएंगे और उसके बाद फिर इसको 30% से मल्टीप्लाई कराएंगे। और BL टू YL, यानी कि जो वर्किंग 2 में आएगा, सब्सिडरी ने जो चीज़ें बेची हैं वो आपके पास 80 मिलियन की चीज़ें बेची हैं, लेकिन 32 मिलियन की उसके पास पेंडिंग है। तो 32 मिलियन के ऊपर 15% ऑन कॉस्ट है, सॉरी ऑन सेल है। तो हम जो 15% होगा किसका लेंगे, सेल का, यानी कि 32 का ही 15% हम लोग लेंगे। क्लियर जी, वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, आगे फिर भाई साहब कहते हैं जनाब, BL डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 12% इन द ईयर 2015 एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द ईयर 2016। देखिए बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप कंपनी लॉ पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं या पढ़ना है अभी आपने, ये पता होना चाहिए कि 2 तरह के डिविडेंड्स होते हैं, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जब आप डिक्लेयर करते हैं उसी साल में आपको पे करना पड़ता है। फाइनल डिविडेंड जब आप डिक्लेयर करते हैं उस साल में नहीं बल्कि अगले साल आप जाके पे करते हैं। तो यहाँ पे 2015 का इंटरिम है 12%, वो हमें उसी साल पे करना पड़ेगा। 2016 के लिए आपके पास वो फाइनल है, तो वो हम 2017 में जाके पे करेंगे। तो 2016 में जब हम पेमेंट नहीं कर रहे तो हम उसका इम्पैक्ट भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये किसने डिक्लेयर किया था, ये BL ने डिक्लेयर किया था। देखिए बेटा, आपकी कंपनी, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपकी कंपनी, जिस कंपनी के आप मालिक हैं वही कंपनी आपको ही डिविडेंड दे रही है। मिसाल के तौर पर मेरे पास इस पॉकेट में पैसे हैं, ठीक है, और इस पॉकेट से निकाल के मैं लोगों को पेमेंट करता हूं। मेरे लिए तो वो खर्चा ही होगा, इस पॉकेट के लिए भी खर्चा होगा और मेरे लिए भी खर्चा होगा। लेकिन अगर मेरे पास पॉकेट में पैसे हैं, मैं इस पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट में पैसे डाल लेता हूं, तो क्या वो मेरे लिए खर्चा होगा, नहीं, वो मेरे लिए खर्चा नहीं होगा। तो जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया 15%, तो जो अगर वो डिविडेंड हम लोगों को देंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, खर्चा होगा। लेकिन जो डिविडेंड मुझे खुद को मिलेगा, क्या वो खर्चा होगा, बिल्कुल भी वो खर्चा नहीं होगा। तो यहाँ पे 12% किसको डिविडेंड दे रहे हैं हम लोग, 12% हम किसको डिविडेंड दे रहे हैं, BL डिविडेंड दे रहा है। अब BL के डिविडेंड का क्या मतलब है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं दे रहा होगा, बल्कि वो सारे का सारा इसमें मैं भी शामिल होऊंगा, दूसरे लोग भी शामिल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12% डिविडेंड दिया मैंने, BL जो है वो अपने अकाउंट में से माइनस करेगा। यानी कि BL के जो अकाउंट आएगा, जो हम पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट की हम लोग बात कर रहे थे जी, जो हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स की बात कर रहे थे, रिटेन अर्निंग, उसमें से हम लोग डिविडेंड माइनस करवाएंगे। वो देख लेते हैं ना, अभी उसका इम्पैक्ट देखते हैं आगे, कि NCA की उसने बात की है या पूरे के पूरा की उसने बात की है। अच्छा जी, तो यहाँ पे उसने कहीं पे लिखा कि जनाब इतना जो डिविडेंड है मिस्टर YL ने रिसीव किया, नहीं लिखा। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि बाइफर्केशन नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे डिविडेंड जो है वो माइनस करवा देंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आके देख लेते हैं, बाज़ एंड पे जाके वो लिख देता होता है कि जनाब YL को इतना डिविडेंड मिला। अच्छा जी, आगे देखिए जी, कहते जनाब द लोन वॉज, ये तो हमें समझ में आ गया कि रिटेन अर्निंग में 2 साल के प्रॉफिट जाएंगे और उनमें से ये डिविडेंड जो है वो माइनस होगा 12%। अच्छा जी, उसके बाद फिर भाई साहब फरमाते हैं द लोन वॉज ग्रांटेड बाय YL टू BL ऑन 1 जुलाई 2014 एंड कैरीज इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पेएबल एनुअली। इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर कितना है जी, 12%, और एक्विजिशन डेट पर उसने लोन दिया था उसको। क्लियर।
आगे भाई साहब क्या फरमाते हैं, यहाँ तक तो कहानी बड़ी सिंपल सी है। द प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4 million ईच ऑन 30 जून 2016। BL issued check of 5.92 million which was received by YL on 2 July 2016. No interest has been accrued by YL। देखिए जी इस कहानी के अंदर उसने कहा जनाब लोन लिया, ठीक है, कितने का लोन लिया, 16 मिलियन का लोन लिया, क्योंकि हमारी बुक में 16 मिलियन का आ रहा है एक्विजिशन डेट पे। अब वो कहते हैं जी ये लोन रीपेएबल है कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि 4-4 मिलियन करके। तो जिस साल लोन लिया उस साल तो वो नहीं होगा, 4 इंस्टॉलमेंट्स कब बनेंगी, 5 इंस्टॉलमेंट्स कब बनेंगी इसकी 4 मिलियन वाली, अगर हम कब से स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई 2015 से, ऐसे ही ना भाई। अगर जिस साल लोन लिया उसी साल से मैंने पेमेंट शुरू कर दी तो फिर तो 4 इंस्टॉलमेंट्स बन गई। अब यहाँ पे कितने उसने कहा जी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से आपने पे करना है जी। तो द प्रिंसिपल इज पेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4 मिलियन ईच। अच्छा जी, अब वो सॉरी, अब इसका मतलब लोन की जो अमाउंट हमारे पास शो हो रही है 30/6/2016 पे देखिए जरा जाके, वो 16 मिलियन है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से 4 मिलियन उसने एक दफ़ा पे कर दिए होंगे पिछले साल। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट 4 मिलियन के हिसाब से बनेंगे 20 लाख रुपए। इसका मतलब पिछले साल उसने पे कर दिया होगा कितना, 4 मिलियन, और इस साल भी उसने पे किया होगा कितना, 4 मिलियन। उसने कहा जनाब उसने BL ने चेक भेजा है 5.92 मिलियन का, 5.92 मिलियन का उसने चेक भेजा है। इसमें से 4 मिलियन जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, रीपेमेंट बन जाएगी, और बाकी 1.92 क्या होगा वो देख लेंगे, इंटरेस्ट ही होगा, क्योंकि अभी उसने कहा जी इंटरेस्ट हमने एक्रू नहीं किया। तो जब हमने एक्रू नहीं किया तो देखेंगे क्या इंटरेस्ट की अमाउंट वही बनती है या कोई और बनती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये जो एक मुझे इस पॉइंट से समझ आती है बात कि ये जो गैप आ रहा था 16 मिलियन लोन टू BL, हमारी YL की बुक में 16 मिलियन लिखा हुआ था और BL की बुक में 12 मिलियन लिखा हुआ था। इसमें हकीकत में जो गैप है वो 4 मिलियन रीपेमेंट वाला गैप है कि यहाँ से रीपेमेंट हो चुकी है, BL ने चेक भेज दिया है, YL को भी चेक मिला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्रांजिट है। और इन ट्रांजिट की पेमेंट कौन सी है, इन ट्रांजिट लोन इन ट्रांजिट है, ठीक है। तो लोन इन ट्रांजिट है जब, तो हम इसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस करवा देंगे। अब लोन इन ट्रांजिट का क्या मतलब है, लोन तो कम हो जाएगा, उसके साथ साथ इन ट्रांजिट कौन सी चीज़ है, हमारा कैश एट बैंक, चेक इशू किया तो हमारा बैंक इन ट्रांजिट है। तो जब भी इन ट्रांजिट होती है चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, उसको एड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो 4 मिलियन के इसके 2 इंपैक्ट निकलेंगे, कौन से, एक तो 16 मिलियन में से माइनस होगा 4 मिलियन, और 12 मिलियन जो हमारे BL की बुक्स में आ रहा है, ठीक है। 16 मिलियन कैंसिल, और वो जो 4 मिलियन इन ट्रांजिट है जिसको हमने वो माइनस करवाया ऊपर, वो नीचे कैश एंड बैंक में क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। गॉट इट, कहानी समझ में आ रही है। अच्छा जी, इसके बाद फिर भाई साहब फरमाते हैं और इंटरेस्ट एक्रू नहीं हुआ। इंटरेस्ट हम जब, देखिए बेटा, अगर इंटरेस्ट एक्रू हो गया और आपने अपनी बुक्स में लिख लिया तो कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, मतलब आपने लिख लिया हुआ है। लेकिन अभी तक आपने उसको एक्रू ही नहीं किया, अभी तक आपने उसको लिखा ही नहीं है, लोन हमने दिया हुआ है ना, हम पेरेंट है, हमने लोन दिया हुआ है, अभी तक हमने लिखा ही नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अपने रिटेन अर्निंग में इसका इंटरेस्ट को लिखना पड़ेगा। अगर हमने लिख लिया हुआ तो दोबारा लिखने की हमें क्या जरूरत है, समझ में आया पॉइंट। इसको हम इनकम बनाएंगे ना अपनी, जो हम कर रहे थे ना वर्किंग 5 जो थी, रिटेन अर्निंग जब हम लोग लिख रहे थे तो उसमें हम लोग इसको शामिल करेंगे। हमारी जो नहीं, देखो बेटा, देखो देखो देखो, ये जो हमें नहीं सब्सिडी की तरफ से हमें पैसे मिल रहे हैं ना, हमें जो 5.92 मिलियन मिला जी जी, वो हमें जो पैसे जो हमें मिल रहे हैं उसको भी तो हमने लिखना है ना जाके। हमें 4 मिलियन मिला है रीपेमेंट का, 1.92 मिलियन मिला है हमें इंटरेस्ट का, तो हमें चेक मिला है 5.92 का। अभी देखना पड़ेगा कि 1.92 जो है वो इंटरेस्ट वाकई उतना बनता है या कम ज़्यादा बनता है। अगर तो कम बनता हुआ तो हम उसके हिसाब से देख लेंगे, अगर ज़्यादा बनता हुआ तो हम उसके हिसाब से देख लेंगे। ओके, इंटरेस्ट अभी तक एक्रू नहीं हुआ। एनीवेज आगे चलते हैं जी। कहता है जनाब YL वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एट इट्स फेयर वैल्यू। NCI किसके ऊपर लिखा गया जनाब, फेयर वैल्यू के ऊपर लिखा गया। तो BL शेयर प्राइस वाज 15 ऑन एक्विजिशन डेट। तो BL की जो शेयर प्राइस है वो कितनी थी, 15। BL के पास शेयर्स थे कितने, 550 शेयर्स थे जनाब उसके पास, 500 उसकी शेयर कैपिटल था, तो 50 मिलियन के शेयर्स उसके पास थे। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमें कहते हैं कि
एन इम्पेयरमेंट टेस्ट हैज़ इंडिकेटेड दैट गुडविल ऑफ BL वॉज इम्पेयर्ड बाय 10% ऑन 30 जून 2016. देयर वॉज नो इम्पेयरमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. पिछले साल कोई इम्पेयरमेंट नहीं थी, तो इस वजह से हम पिछले साल का इम्पैक्ट नहीं लेंगे. इस साल की सिर्फ इम्पेयरमेंट हुई है, तो इस साल हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ हम कर सकते हैं. ले जनाब, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 16 से 20 नंबर इतने के दरमियान का ये क्वेश्चन था. बहुत मजे का क्वेश्चन है. इसमें जो 2-3 पॉइंट्स हैं, एक ट्रिकी पॉइंट है इंटरेस्ट वाला, कैश इन ट्रांजिट भी और इंटरेस्ट की अमाउंट भी इसमें लिख दिया है. और दूसरा इसमें ट्रिकी पॉइंट था डिविडेंड वाला. और तीसरा पॉइंट था वो जो पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन आपने निकालना है. ये 3 इसमें ट्रिकी पॉइंट्स थे. बहरहाल हम सॉल्व करते हैं जी. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं. आपने सारे के सारा जिस तरह की चीज़ें बनी हैं आपने वो बनाने. तो हम यहाँ पे बना लेते हैं. इसकी रिक्वायरमेंट ज़रा देख लेते हैं. रिक्वायरमेंट में उसने हमारे से क्या कुछ मांगा हुआ. प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है जी. एज ऑन 30 जून 2016. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा. आपने जब क्वेश्चन में पेपर में जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपने प्रॉपरली यहाँ पे लिखना. तो जनाब सबसे पहले चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारे नॉन करंट एसेट. इसमें सबसे पहले कौन सी चीज़ आ रही है? फिक्स्ड एसेट्स. सिर्फ फिक्स एसेट है कि बिल्डिंग शिल्डिंग का कोई नाम लिखा हुआ है? फिक्स एसेट है ना. फिक्स एसेट के ऊपर फिर डेप्रिसिएशन वगैरह भी है, तो हम वो भी इसको देख लेते हैं जी. एनीवेज हम हमारे ऊपर है, बेशक हम इसको कॉस्ट और एक्यूरेटी डेप्रिसिएशन माइनस करवा दीजिए या फिर आप नेट अमाउंट ले लीजिए. ठीक है, तो हम जो भी कर सकते हैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट नेट अमाउंट ही हम लोग ले लेते हैं. जो अभी तक ऐड कर सकते हैं वो तो हम ऐड करते हैं. कितने थे हमारे फिक्स्ड एसेट? बना लेते हैं वो, जहाँ तक हो सके इसको लिख लेते हैं ना जी. 250 प्लस 4. नहीं, नेट बताइए. 180 प्लस. 470. अच्छा, ये तो हमारे पास गिवन है. एक बिल्डिंग है जो कि 20 मिलियन से क्या कर गई थी, इंक्रीज कर गई थी 20 मिलियन से. उसके ऊपर फिर 2 साल की डेप्रिसिएशन भी हमने पोस्ट एक्विजिशन में माइनस करवाने थे जाके. 12 से इंक्रीज कर गई थी. 20 कह रहा था 12. अच्छा, फिक्स एसेट के बाद कौन सा एसेट है जनाब? इन्वेस्टमेंट. वो तो कैंसिल करेंगे ना, लेकिन फिर भी लिखेंगे तो सही भी नहीं लिखेंगे. 2 साल पहले की उसमें ये ना. इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब आपके पास जो चीज़ आ रही है, सर ये इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करेंगे. नहीं बेटा, जो इन्वेस्टमेंट इन BL हम जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते तो हम उस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा करते. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हमने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना होता. हमने गुडविल लिखते हैं और हम NCI लिखते हैं. तो अब गुडविल का उसने इम्पेयरमेंट बताया, तो देखते हैं गुडविल है या नहीं. अगर गुडविल हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो कोई मसला लेके लिख देते हैं यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे सारे के सारे. करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं जी? लोन तो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, लोन को हम लोग ख़त्म करवा देंगे, कैंसिल लिख देते हैं, लेकिन लोन को हम लोग कैंसिल करवा देंगे. स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा, अदर करंट एसेट्स आ जाएंगे और कैश एंड बैंक आ जाएगा. लोन वैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं. सर इन्वेस्टमेंट को कैंसिल क्यों कर रहे हैं? सॉरी इन्वेस्टमेंट को जैसे लोन को कैंसिल कर रहे हैं वैसे इन्वेस्टमेंट बेटा, इन्वेस्टमेंट को कैंसिल नहीं किया करते. इन्वेस्टमेंट वो हमें सिर्फ हम ये दिखाने के लिए होता है कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मतलब हमने इतने पैसे दिए हुए हैं. जैसे अब उसने खुद बता दिया कि 75%, बाज़ औक़ात वो 75% नहीं बताता, तो फिर हमें उसमें देखना पड़ेगा कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें की है और उसके कितने टोटल शेयर्स थे. ठीक है, उसमें से कितने % हमारा है हम लिखते नहीं है वो. अच्छा जी, लोन हमारे पास 16 मिलियन का था. ठीक है, इसमें से एक तो 12 मिलियन तो वो BL वाले भी मान रहे हैं, तो वो माइनस करवा देंगे. वो 4 वाला भी देख लेते हैं. 4 वाले को इकट्ठा उनका इम्पैक्ट देख लेंगे. अच्छा जी, लोन के बाद हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे. करंट एसेट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? स्टॉक इन ट्रेड है जी. स्टॉक इन ट्रेड में जो अभी गिवन है वो 160 प्लस 150. अब इसमें से एक BL ने YL को दिया और YL ने BL को दिया, तो 2 एडजस्टमेंट्स अभी इसमें मजीद हमने करनी है. इसके बाद आ जाइए नीचे करंट अकाउंट, करंट एसेट्स अदर में वो कितने हैं जी?
सॉरी 71 प्लस 50 50। अच्छा, इसमें से भी देख लेंगे, हो सकता है कुछ आज आ जाए। उसके बाद जनाब कैश एंड बैंक कैश एंड बैंक, और वो कितना जी कैश एंड बैंक? 63 प्लस 151। ओके जी, वो भी तो ऐड करेंगे जी अभी करेंगे, अभी मैंने क्लोज थोड़ी किया, अभी जस्ट मैं लिख रहा हूँ इसको। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास आ जाएगा टोटल एसेट्स। चलें जी, मैं इसको थोड़ी सी ज़रा जगह यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि बेशक आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म, बल्कि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, तो आप इसके नीचे ही लिखेंगे। इक्विटी, इक्विटी में क्या कुछ आ रहा है जी? शेयर कैपिटल आ रहा है, और हमें पता है कि शेयर कैपिटल हम सिर्फ किसका लेते हैं? पेरेंट का लेते हैं। कितना जी शेयर कैपिटल? 750 आ जाएगा। शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, वो भी हम लोगों ने निकालनी है, रिटेन अर्निंग, ठीक है, और वर्किंग 5 में से जो हम लोग निकाला करते हैं। इसके बाद कौन सी चीज़ है जनाब? NCI, NCI भी अभी हम लोगों ने निकालना है कि वो कितना होता है। और इसके बाद आपके पास लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? creditors and other payables इसमें सबसे पहले आपके पास लोन आ जाएगा। लोन तो हमने 12 मिलियन का 12 मिलियन हमने पैसे ख़त्म कर देना। और दूसरा आपके पास क्या कौन सी चीज़ आएगी? अदर, अदर में कितनी है? 75 plus 51 ओके जी, उसके बाद बस। चलें जी, अब हम ज़रा अपनी वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास 5 वर्किंग्स हैं बेटा। सबसे पहले वर्किंग हमारे पास कौन सी थी? group structure ग्रुप स्ट्रक्चर की। मैं वर्किंग करके साथ साथ में टाता भी जाऊंगा, तो आपने वैल्यूज जो टर्म्स वगैरह अपने माइंड में रख लीजिएगा। वर्किंग 1 है जी हमारे पास ग्रुप स्ट्रक्चर की। ग्रुप स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम नेम लिखते हैं जनाब। नाम क्या जी एंटिटी का? subsidiary का ना सब्सिडरी का BL BL है जी। yes sir और उसमें हमारा जो पेरेंट शेयर है 75%, तो NCI कितना बनेगा? 25% 25%। और उसके बाद जो NCI की रिकॉर्डिंग है fair value फेयर वैल्यू है। सर डेट भी तो लिखेंगे लिख दें जी, डेट भी लिख दें। 1st July 2014 1/7/2014। खुश? चलें जी आगे चलते हैं। अब जनाब ये हमारे पास पहली वर्किंग हो गई। देखिए बेटा, जब आप इनके 8 से 10 सवाल करेंगे ना कंसोलिडेशन के, इन्हीं के साथ, इन्हीं वर्किंग के साथ, खास करके पास पेपर के, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो गई चीज़ें कि जी ये कुछ भी नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये खास करके इन वर्किंग्स का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद इम्पैक्ट्स हैं कि किधर किधर इसका इम्पैक्ट जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किधर जाएगा, और आपके पास कंप्रीहेंसिव इनकम में और फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट आपने उसके इम्पैक्ट देखने हैं। एनीवेज, सेकंड वर्किंग है जनाब हमारे पास वर्किंग 2 के नाम से, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? net assets and acquisition नेट एसेट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो हम 3 इसके कॉलम बनाते हैं जनाब। कौन कौन से? एड एक्विजिशन, post acquisition उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन, उसके बाद एड फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहली चीज आपके पास क्या आएगी जनाब? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको पता है जो एक्विजिशन पे होगा वही आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होगा। शेयर कैपिटल कितना जी? 500, तो बाद में भी कितना होगा? 500 होगा। उसके बाद चीज आती है दैट इज रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग जो गिवन है हमारे पास, कितनी रिटेन अर्निंग हमारे पास गिवन है जी? 258 की, और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट पे है, ठीक है। तो 258 ना हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन में, ना हमारे पास एट एक्विजिशन पे है। तो अब उसने जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, उसने बताया जनाब आपके पास प्रॉफिट कितना है जी? आपके पास प्रॉफिट है BL का 2015 में 168, और दूसरा जो है वो 2016 का 11, ठीक है। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और इसमें से डिविडेंड हमने 12% दिया है,
2015 के अंदर, वो हम लोग क्या करवा लेंगे, माइनस करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम रिटेन अर्निंग, यहाँ पे इसको छोटा सा, आप बेशक इसको वर्किंग का नाम दे लीजिए, वर्किंग 2.1 का। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जनाब प्रॉफिट्स ऑफ BL कितना है जी, 168 प्लस 11 जी, कितना हो गया ये 179। इसमें से हम लोग लेस करवा देंगे किस चीज़ को, डिविडेंड को, जो डिविडेंड BL ने पे किया है जी। कितना डिविडेंड BL ने पे किया, उसने कहा जी 12%। और आपको पता है कि जो शेयर कैपिटल होता है उसी के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं। तो शेयर कैपिटल कितना था इसका 500 और मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 के साथ इंटरम डिविडेंड जी बेटा। सर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि सारा का सारा डिविडेंड हम क्यों टेस्ट करा रहे हैं। देखिए बेटा, जो BL के अकाउंट्स में हम यहाँ पर रिटेन अर्निंग किसकी लिख रहे हैं, कंसोलिडेटेड लिख रहे हैं, या हम सिर्फ BL की रिटेन अर्निंग लिख रहे हैं, सिर्फ BL। अब BL ने तो खर्चा किया ना, अब BL ने जब खर्चा किया तो उसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वो अमाउंट यहाँ पे लिखनी चाहिए जो जितना BL के रिटेन अर्निंग में से चीज़ें माइनस हुई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं देख रहा कि इसमें से मेरा हिस्सा कितना था, दूसरे का हिस्सा से कितना हिस्सा था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुझे पोस्ट एक्विजिशन निकालना है। अगर उसने दिया होता तो फिर मैं इसमें से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेता, ठीक है। लेकिन वैसे भी जो खर्चा मेरे रिटेन अर्निंग में से माइनस होना है BL की, वो तो मुझे माइनस करना पड़ेगा पूरी का पूरा जी। तो रिमेनिंग कितना जाएगा जी आपके पास, 119 रह गया। तो 119 पोस्ट एक्विजिशन। तो दोनों का डिफरेंस किधर जाएगा, एट एक्विजिशन में। लेन सा दोनों का डिफरेंस 139 जी। क्लियर। इसके बाद आपके पास कौन सी चीज आती है जी, आपने अनरियलाइज प्रॉफिट जनरेट किया होगा चीजें बेचने पे, ऐसा ही है। अब अनरियलाइज प्रॉफिट आपके पास कितना, तो उसने कहा जनाब BL to YL 80 मिलियन की सेल की है, जिसमें से 32 मिलियन का स्टॉक इन ट्रेड में पड़ा हुआ है। तो हमारे लिए 32 मिलियन रेलेवेंट है और 15% ऑन कॉस्ट है। तो हमने 32 मिलियन का 15% जो हमारे पास अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट 32 का 15% जी बेटा। अब ये किधर जाएगा, ये पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा, ठीक है। 4.8 ये माइनस हमने करवाना है, सॉरी जी 15% सेल पे है ना, तो 32 मिलियन का 15% हमारा प्रॉफिट है जी। ओके, अगर कॉस्ट पे होता तो पहले मुझे इसको कॉस्ट पे लेके आना था, उसके बाद उसके परसेंटेज में लूंगा, जैसे कि ऊपर वाले गिवन है। आई एम सॉरी। इसके बाद जनाब और कौन सी चीज है, उसने बताया हुआ है कि एक एसेट है बिल्डिंग, वो उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमने करनी है जी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किसकी है जी, बिल्डिंग की। कितनी फेयर वैल्यू बढ़ी, 12 से बढ़ी। एक्विजिशन पे कि पोस्ट एक्विजिशन पे, एक्विजिशन पे उसने कहा जनाब उसकी फेयर वैल्यू एक्सीड कर रही थी। अगर यहाँ पे लिखा होता कि जनाब 1 साल के बाद उसने रिवैल्यूएशन करवाई और अब उसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो फिर उसने कहाँ पे जाना था। अगर वो कहता है कि जनाब एक्विजिशन के बाद उसने रिवैल्यूएशन करवाई, तो उसमें जो आपको वैल्यू जी, तो फिर वो पोस्ट एक्विजिशन में जाना, ठीक है। तो ये आपके पास एक्विजिशन रेट पे कितने का बढ़ गया जनाब, 12 मिलियन से, ऐसा ही है जनाब। 12 मिलियन से हम लोग ले लेंगे। अब उसने कहा जी इसमें डेप्रिसिएशन भी है। अब प्री एट एक्विजिशन पे जब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आई, तो 2 साल पोस्ट एक्विजिशन में डेप्रिसिएशन तो इसके बड़ा माइनस करवानी है। कितनी डेप्रिसिएशन, जितने से हमारी फेयर वैल्यू बढ़ी है इसके 2 साल के डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेट आपके पास कितना है, 5%। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2, हाँ जी 1.2। तो बेशक आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, इसके साथ ही जरा इजी रहेगा। 1.2 इसमें से लेस करवा के, तो 9.8 सॉरी 10.8, ये आपके पास रिमेनिंग जो है वो एसेट इसकी वैल्यू रह चुकी होगी। ओके, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट आ रही हो, लोन वगैरह हमने देख लिया, डिविडेंड को हमने एडजस्ट कर लिया, NCI का वो इसका कंसर्न नहीं है। इम्पेयरमेंट का, इम्पेयरमेंट में इसमें तो जाएगा नहीं, गुडविल के बाद NCI या आपके रिटेन अर्निंग को चार्ज होगा पेरेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे जनाब चीज़ें की सारी सॉरी इधर इंटरेस्ट नहीं आएगा, नहीं बेटा, इधर लोन किसने दिया, पेरेंट ने दिया ना, तो वो पेरेंट की रिटेन अर्निंग में जाएगा ना।
लोन इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? लेकिन इसका भी तो एक्सपेंस हुआ। नहीं नहीं बेटा, इसका एक्सपेंस हम उसको इनकम